हेलो, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल। जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए हम बात करें तो बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा साइंस का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बोले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं कोशिका। आपने इससे पहले कोशिका पढ़े होंगे, तो आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे पढ़ना है जैसे कि कुछ छोटे नहीं। तो आज हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं एक तरह से बेसिक ही है बिल्कुल, जो जिसको कोशिका के बारे में कुछ पता नहीं होगा उसको भी पता हो जाएगा कि कोशिका क्या है। तो एक तरह से शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका की बात करें तो कोशिका क्या है, तो आप सबको पता है कि कोशिका की बात करें तो जितने भी इस पृथ्वी पे जीव हैं, चाहे वो पौधे में की बात करें, जितने भी पौधे में जितने भी जंतु हैं, सभी के सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, सजीव वस्तु हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी के सभी एक छोटे से इकाई से बने होते। उस छोटे से इकाई का ही नाम सेल है। यानी कि हम बात करें किसी भी जीव का, यानी कि जहाँ से उसका बुनियाद शुरू होता है। यानी कि आपको पता है कि घर बनने के लिए एक नींव की जरूरत होती है, और वो नींव कौन डालता है? तो ईंट डालता है। उसी तरह से कोई भी जीव, अगर मान लीजिए कि कोई भी जीव का निर्माण हुआ है, जैसे हम एक जीव हैं, अगर हम बने हैं तो हमारे लिए एक बुनियाद होगा, कहाँ से शुरू हुआ। तो वो जो बुनियादी पॉइंट है जहाँ से शुरू होता है, जिस चीज़ से शुरू होता है, उसी का नाम कोशिका है, उसी का नाम सेल है। तो इसलिए अगर आप डिफाइन करने की बात करें तो डिफाइन कैसे करेंगे कि कोशिका है क्या, तो किसी भी जीव का एक ऐसे छोटे से इकाई जिसके वे बने होते हैं, उसी का नाम सेल है। और हम सेल की बात करें तो सेल के बारे में कहना यही तो उचित नहीं होता है। अगर हम कोशिका को और डिफाइन करें और, तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन का मूलभूत इकाई है। किसी भी जीवों का जीवन का मूलभूत इकाई है। मूलभूत क्यों बोल रहे हैं? फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? हम बताएं अभी आपको, किसी भी जीवों का जो बुनियाद शुरू होता है वो कोशिका से ही होता है। इसीलिए इसको कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई है। इसलिए हमने पॉइंट लिखा है कि कोशिका जो है ये जीवन की मूलभूत इकाई है। और हम बात करें कोशिका को डिफाइन करने का, हम बताएं कोशिका एक ऐसे छोटे से इकाई है, ऐसे सूक्ष्म इकाई है जिसके द्वारा जीव बने होते हैं, उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। अब उसके बाद करें इसके नेक्स्ट पॉइंट का, तो कोशिका सभी जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। क्यों बोल रहे संरचनात्मक और क्रियात्मक? कोशिका के बारे में हम बोले कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी जीव है, कोई भी जीव का अगर एक शरीर का निर्माण हुआ है, एक बिल्डिंग करा है वो, इसका मतलब ये उसको बनाया जो है वो सेल ही बनाया, वो सेल से ही बने हैं। सेल किसी भी बॉडी का निर्माण करता है, किसी भी जीवों का, इसीलिए इसको कहा जाता है संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, चाहे वो लीवर काम कर रहा हो, कुछ भी, चाहे वो हृदय से रिलेटेड बात करें तो कोई भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी फंक्शन हो रहा है शरीर के अंदर, जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी जैविक क्रिया हो रहे हैं शरीर के अंदर, सभी के सभी फंक्शन जो क्रिएट हो रहे हैं शरीर के अंदर, वो फंक्शन कौन करते हैं? तो वो सेल ही करते हैं। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी माना जाता है। यानी कि कोशिका सभी जीवों के लिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर हम बात करें क्वेश्चन पूछने के तरीके, कई तरीके से वो पूछ सकते हैं, सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो सेल है, कोशिका है। क्यों बोल रहे हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक? क्योंकि सभी जीवों में, यानी कि सभी जीवों के, अगर हम शरीर की बात करें, शरीर का जो निर्माण हुआ है वो शरीर के कोशिकाओं से ही हुआ है। शरीर का जो निर्माण वो कोशिकाओं से ही हुआ है। और शरीर के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेल ही करते हैं। सेल के अंदर के अंग जो है वही करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब आगे की बात करें कि कोशिका का इतिहास कब से शुरू होता है, कब पता चलता है कोशिका के मामले में, तो आपको बता दें 1665 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो पौधे के कॉर्क में निरीक्षण करने के लिए जाता है। पौधे के छाल में जो कॉर्क होता है, कॉर्क को कहते हैं, कॉर्क आप जानते होंगे कॉर्क क्या होता है। कॉर्क जो पौधे का जो छाल होता है, बाहरी वाला जो परत होता है, हिस्सा होता है, वो होता है कॉर्क। उसी कॉर्क पे वो निरीक्षण करने जाते हैं। अब उस कॉर्क पे, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखने की कोशिश करता है, तो माइक्रोस्कोप उसका उतना वेल डिफाइंड नहीं होता है। यानी कि उसका मैग्नीफाइंग पावर की बात करें
तो उतना नहीं होता है, जो उसके छाल में अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो लेकिन वो कुछ ज़रूर देखते हैं कोशिका उस माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो क्या देखते हैं, तो वो जो पौधे होते हैं वो कॉर्क में क्या देखते हैं कि कॉर्क में बहुत सारे छोटे छोटे एक तरह से रूम जैसे कमरे, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे समान आकार के बहुत सारे ऐसे कमरे नज़र आ रहे थे। एक तरह से ये रूम नज़र आ रहा था। अब उन्होंने क्या नाम दिया जाए, क्या नाम दिया, जो उन्होंने जो देखा उसी को बोल दिया क्या, सेलुला। सेलुला से क्या बना वर्ड, सेल। सेलुला का मतलब हुआ कि सेल का एक तरह से सेल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, क्योंकि उसको जो उस पेड़ के जो कॉर्क है, जो पेड़ के छाल है, बाहरी वाला जो पेड़ का जो यानी कि चमड़ा होता है, वो एक तरह से कॉर्क ही कहा जाता है। उसमें जो देखा इस तरह का संरचना देखा, इसी संरचना को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ये बात है 1665 ईस्वी का। ये बात 1665 ईस्वी का, यानी कॉर्क की एक पतली कांट में एक तरह से मृत कोशिका का खोज कर दिया। मृत कोशिका क्यों कह रहे हैं, वो जो पेड़ के जो छाल था इस तरह का संरचना बना हुआ था, पेड़ के छाल जो संरचना है इस तरह का संरचना था, और उसको मृत कोशिका कहा। क्यों मृत कोशिका कहा, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति था वो खत्म हो चुका था, वो एक डेड हो चुका था, मर चुका था, तो इसलिए उसको मृत कोशिका कहा। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो वो रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले कोशिका भी की खोज किसने किया, तो वो रॉबर्ट हुक ने किया, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी पे, यानी कि इस कोशिका के बारे में, यानी कि एक तरह से कोशिका की जो शुरुआत है रॉबर्ट हुक ने ही करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज किया, और वो कौन सी कोशिका था, वो मृत कोशिका था, वो जीवित कोशिका नहीं थे। क्योंकि उस मृत कोशिका इसलिए कह रहे हैं कि जो पतले जो कॉर्क होता है, पेड़ के जो छाल होते हैं, वो एक तरह से उसके अंदर पावर नहीं होते हैं, वो एक तरह से मरे होते हैं, डेड होते हैं, इसलिए इसको मरा हुआ कोशिका कहा जाता है, मृत कोशिका कहा जाता है, डेड सेल कहा जाता है। तो कहानी यहीं तक नहीं, लेकिन आग एक तरह से लगा दिया जाता है, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब इसके प्रति जांच शुरू हो जाता है एक तरह से। इसके लिए अब धीरे धीरे और सब भी वैज्ञानिक आते हैं, उसके बाद काम शुरू हो जाता है। उसके बाद 1674 ईस्वी पे एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ये एक तरह से बढ़िया से वेल डिफाइन बात करें हम तो माइक्रोस्कोप के साथ यानी कि घूमना शुरू करते हैं, और उसको तालाब में छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की बात करें तो वो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। और उस बैक्टीरिया की खोज ये ल्यूवेनहॉक ने ही करता है, और वो कोशिका बोले तो एक जीवित कोशिका से बने होते हैं, वो जीवित कोशिका हैं। वो बैक्टीरिया बोले तो बहुत छोटे से जीव जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो लेकिन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में तालाब के जल में जीवित कोशिका का खोज कर दिया, यानी बैक्टीरिया को देखा, वो एक जीवित कोशिका था और वो जीवित कोशिका का खोज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक सिर्फ इसी का खोज नहीं किया तालाब में, बाकी उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम बात करें तो शुक्राणु की खोज करने वाला ही वही है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। आपको पता है शुक्राणु क्या होता है। उसके बाद बैक्टीरिया की खोज इन्होंने, तो बैक्टीरिया आपको बता ही दिया कि बैक्टीरिया की खोज का सिरे जाता है तो किसको जाता है, ये जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। यानी छोटे छोटे जीवों को देखने का जो सबसे पहले प्रयास किया वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही किया, इसीलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहा जाता है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक को अगर हिंदी में बात करें तो सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है, किसको, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। अब उसके बाद आगे वाला पॉइंट की बात करें, कोशिका सिद्धांत। उसके बाद जब कोशिका का खोज हो गया कि कोशिका क्या है, और उसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ये बता दिया कि उन्होंने ये भी बता दिया कि बैक्टीरिया जो बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो उसको जीवित कोशिका एक तरह से नाम दिया गया। और उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, कोशिका सिद्धांत दिया गया दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के। एक वैज्ञानिक है स्लाइडेन, एक वैज्ञानिक है स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने दो बात कहा, और जो बहुत बड़ी बात था, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्व करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये निर्धारित किया कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी पादप हैं और जितने भी जंतु हैं, सभी के सभी कोशिकाओं के ही बने हैं, जहाँ से एक सेल थ्योरी का निर्माण होता है। सेल थ्योरी का निर्माण करने वाले, सेल थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले वो कौन होते हैं, स्लाइडेन और स्वान। दोनों की बातों से सेल थ्योरी होता है। लेकिन यहीं तक वो सेल थ्योरी पहले क्या होता है, सबसे पहले कौन आते हैं, स्लाइडेन 1838 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद
39 की बात करें, स्वान आए, उन्होंने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं के ही बने होते हैं। और इन्होंने ये भी बात बताया कि जो कोशिका होते हैं, कोशिका के जो सबसे बाहरी लेयर होता है, बाहरी परत होता है, एक पतली परत होता है, उस बाहरी परत का नाम दिया उन्होंने ही कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में भी बताने वाले कौन है, तो ये कौन है, तो ये है आपका कोशिका, एक स्वान है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि जो बाहरी परत है कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका के एक बाहरी परत होते हैं, ये कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के मामले में भी बताने वाले कौन है, तो ये है आपका स्वान। उसके बाद यहाँ तक तो पता चल गया कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, सभी के सभी कोशिकाओं के ही बने होते हैं, ये सब पता था। उसके बाद ये सेल थ्योरी ये भी बता दिया कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। लेकिन कुछ बातें ऐसे थे जो सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं होता, इन बातों से सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं था। इसको और मॉडिफाई करने के लिए एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने यह बताया कि जितने भी जीव हैं जो कोशिकाओं के बने होते हैं, उसमें जो कोशिका का जो निर्माण होता है वो अपने पहले कोशिकाओं से ही होते हैं, यानी कि अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से एक नए कोशिकाओं की खोज, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में कहा कि जो अपने पुराने कोशिका होते हैं, उसी पुराने कोशिका से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही नए कोशिकाओं का निर्माण होते हैं। इन बातों को किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। यानी कि इन सभी ये तीनों बातों से, यानी कि तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक तरह से कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट किया। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है, एक स्लाइडेन और स्वान और दूसरा रुडोल्फ विर्चो। इन तीनों वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही तीनों ने किया। जबकि हम बात करें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान को ही जाता था, ये बाद में आए, लेकिन ये दोनों ने बड़ी बात कह दिया, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं थे, सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं थे, सेल थ्योरी में कुछ कमियां थी। उसको मॉडिफाई करने के लिए रुडोल्फ विर्चो आए, जिन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को कंप्लीट किया इन बातों से कि कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि कोशिका जब छोटा होता है तो वो कितना छोटा होता है, उसका आकार कितना छोटा होता है। तो आपको बता दें, कोशिका के आकार की बात करें जनरल, तो इसका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक होता है। माइक्रो बोले तो कोशिका, कुछ कोशिका ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते अपने नंगे आँखों से, लेकिन कुछ कोशिका ऐसे होते हैं जिसको हम इस नंगे आँखों से देख सकते हैं। यानी कुछ कोशिका के लिए सूक्ष्म, यानी कि इतना सूक्ष्म होते हैं, इतना छोटे होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के ही द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन कुछ कोशिका ऐसे होते हैं जिसको हम आँखों से भी देख सकते हैं। तो उसका जो रेंज जो होता है कोशिका का आकार का, तो वो कितना होता है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक होता है। अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों में, तो बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिका का आकार होता है वो होता है 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 120 माइक्रोमीटर। आपको पता है बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? बहु बोले तो बहुत सारी कोशिका, यानी कोशिका, अगर हम पूरी धरती पे जीवों को देखें तो 2 तरह के जीव दिखाई देते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में वो जीव होते हैं जिसमें जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम, बैक्टीरिया भी है और अमीबा भी है, इस तरह से बहुत सारे हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव है। वो एक ही कोशिका मिलकर के पूरा फंक्शन को क्रिएट करते हैं, पूरा फंक्शन होता है उसके अंदर, क्योंकि कोशिका का काम, यानी कि शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होते हैं वो वही सेल ही करते हैं। उसके बाद हम बात करें कोशिका का आकार का, तो बहुकोशिकीय जीव में 2 माइक्रोमीटर से 120 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है और उसका आकार कितना होता है, तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जो एक सबसे बड़ा, यानी कि जो कोशिका है सबसे बड़ा कोशिका वो है, वो शुतुरमुर्ग का ही अंडा है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। उसके बाद हम बात करें सबसे छोटी कोशिका का, सबसे छोटी कोशिका ये माइक्रोप्लाज्मा का होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो तंत्रिका कोशिका होता है, लगभग वो 1 मीटर का होता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये समझे कि नहीं। तो ये है आपका, यानी कि कोशिका के आकार के मामले में। कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका का आकृति कैसा दिखता है, तो कोशिका का आकार अंडाकार, उसके बाद वो लंबाकार भी होते हैं, स्तंभाकार भी होते हैं, यानी कि ये स्तंभाकार हुआ इस तरह से, ठीक है, लंबाकार भी होते हैं। और उसके बाद अंडाकार आप जानते हैं स्फेरिकल, यानी कि इस हिसाब से भी होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कोशिका की आकृति होता है।
तो आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, आपको हम बताएं कि अगर हम बात करें इन सभी चीज़ों को यानी कोशिका के बारे में अगर हमको अध्ययन करना है तो वो कौन से ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिका का अध्ययन की बात करें तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ से कि जो कोशिका है, कोशिका का खोज का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को ही साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, एंटोनी लीवेनहॉक को कहा जाता है। अभी कोशिका के मामले में भी अभी हम एक तरह से बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स में से बहुत कम पॉइंट को भी जिक्र किया है। अभी बहुत सारे अच्छे पॉइंट जिससे बनते हैं क्वेश्चन उसके बारे में भी जिक्र अभी नहीं किया है, क्योंकि कोशिका की हम बात करें, कोशिका का मेन 3 अंग हैं, जो है एक कोशिका झिल्ली, एक है केंद्रक, एक है कोशिका द्रव्य। यानी कि ये वाला पार्ट हुआ जो एक कोशिका का केंद्रक, और सबसे बाहरी वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बीच, कोशिका झिल्ली और उसके बाद और केंद्रक के बीच में जो होता है वो द्रव, उसको कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। तो 3 मुख्य पार्ट, जैसे हम अपने शरीर की बात करें तो एक ऊपर वाला पार्ट हुआ सिर, उसके बाद ये बीच वाला पार्ट हुआ वक्ष गुहा के इधर, यहाँ उधर गुहा मिला करके, उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट हुआ पैर वाला पार्ट। इस तरह से 3 पार्ट होते हैं हमारे। उसी तरह से कोशिका के भी 3 पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर भी और भी पार्ट होते हैं। जैसे हम लोगों का ही जैसे इतना ही पार्ट में देखिए, इसी में हृदय भी है, इसी में लिवर भी, बहुत सारे अंग है। उसी तरह से कोशिका में भी है। कोशिका के द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे और भी अंग होते हैं जो फंक्शन करते हैं, तो उसके मामले में पढ़ना है। लेकिन आपको इतना याद रखना है, कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका झिल्ली ही कहते हैं, जो एक कोशिका दूसरे कोशिका से अलग करते हैं, और ये सबसे बाहरी लेयर होता है, एक पत्ता लेयर होता है कोशिका झिल्ली। और केंद्रक एक बीच सेंटर में होता है, उसी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो कि धागेनुमा होते हैं, जहाँ पे आनुवंशिक पदार्थों का जो वहन होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे, वो केंद्रक ही होता है। और केंद्रक ये है एक तरह से कोशिका का अगर ब्रेन कहा जाए तो वो कोशिका का केंद्रक ही ब्रेन है कोशिका का, यानी कि कोशिका का ब्रेन अगर कहा जाए तो केंद्रक, यानी कि शरीर के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं कोशिका करते हैं, उन सबको रेगुलेट करने का, उन सबको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जो काम करता है वो केंद्रक करता है। और उसके बाद कोशिका द्रव की बात करें तो इन सभी चीज़ों के मामले में हम जिक्र करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन आपको अभी इतना जानना है कि कोशिका के मामले में कोशिका है क्या, कोशिका को हम लोग जीवन की मूलभूत इकाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीवन का जो शुरुआत होता है वो कोशिका से ही होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई मानते हैं। और संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी जीवों की जो संरचना देने का, स्ट्रक्चर देने का काम करता है वो कोशिका ही करता है। और उसके वो स्ट्रक्चर जो बनने के बाद तैयार होता है, उसके बाद जो शरीर के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं अंदर वो सभी के सभी कौन करते हैं, वो सेल ही करते हैं, कोशिका ही करते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी माना जाता है। अगर हम बात करें इसकी खोज कब हुआ तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक करता है। और वो किस में करता है, एक पौधे की बात करें तो पौधे का निरीक्षण करने के लिए जाता है। उस पौधे के निरीक्षण में, पौधे के छाल में, यानी पौधे के कॉर्क में, यानी कि उसको कोशिका दिख जाता है जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। और वो छोटे छोटे कमड़े यानी कि जैसा होता है, उसको उन्होंने क्या कह दिया, सेलुला, यानी कि मुझे छोटे छोटे कमड़े दिखे, और वही छोटे छोटे कमड़े सेलुला का नाम क्या पड़ गया, सेल पड़ गया। उसके बाद जो उन्होंने देखा था वो एक मृत कोशिका था। उसके बाद और वैज्ञानिक आए 1674 ईस्वी में, जिसका नाम लीवेनहॉक ने, उन्होंने क्या किया, कोशिका की, जीवित कोशिका का खोज किया। इन्होंने तालाब में देखा कि जीवित कोशिका, यानी बैक्टीरिया को, बहुत सारे बैक्टीरिया को देखा, तो एक जीवित कोशिका था जो कि एक तरह से चालू था, बिल्कुल एकदम जीवित थे। तो इस तरह से वहाँ पे गति कर रहे थे तालाब के अंदर, तो उन्होंने देखा कि नहीं ये जीवित कोशिका है, ये उसका नाम दिया जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का श्रेय किसे जाता है, लीवेनहॉक को कहा जाता है। उन्होंने शुक्राणु का भी खोज किया। उसके बाद कहें तो लीवेनहॉक को ही सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद हम बात करें तो सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो 2 वैज्ञानिक दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया, जो कि 1838 और 39 के बाद है। इन्होंने बताया कि जितने भी धरती पे जितने भी जीव हैं सभी के सभी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। लेकिन यहाँ तक बात ठीक था, लेकिन उसके बाद भी कुछ कमियां थे, ये बता नहीं पा रहे थे, कोशिका सिद्धांत ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जो कोशिका है वो किससे बने होते, आगे कैसे बनते हैं, एक दूसरे कोशिका कैसे बनते हैं, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कोशिका सिद्धांत। लेकिन एक और वैज्ञानिक हुए थे रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने बताया कि कोशिका, यानी कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से ही निर्माण होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, यानी पहले पूर्ववर्ती कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। इन तीनों बातों से मिलकर के क्या हुआ, कोशिका सिद्धांत का पूरी तरह से कंप्लीट एक तरह कोशिका सिद्धांत बन गया।
उसके बाद आपको बताएं कि कोशिका के आकार की बात करें तो ये एक तरह से रेंज होता है कोशिका के आकार का। बहुकोशिकीय जीवों में रेंज ये होता है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा होता है जो 15/13 यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबा 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा का होता है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब इसके बाद हम इसके मामले में अब कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं, जो कोशिका द्रव में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो कोशिका द्रव के अंदर में जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का उपकरण है, केंद्रीय उपद्रव जालिका है, यानी कि इस तरह से जितने भी हैं सबके मामले में हम लोग पढ़ने जाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।